हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सॉल्व। हमारी सिविल सॉल्व की जो अभी प्रेजेंटली एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एसएससी जेईई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं 15 इयर्स के, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें हम 3000 प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस लगा रहे हैं और 1500 के अराउंड हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अभी जो पहला सब्जेक्ट हमारा चल रहा है वो है बीएमसी। और बीएमसी में जो देखते हैं हम जो टॉपिक सबसे पहले हमने ले रखा है उस टॉपिक का नाम है हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार। आज सीमेंट लाइम एंड मोर्टार हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा शुरू होता है, वो भी हम आज टॉपिक शुरू करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं 25 के अराउंड हमारे सीमेंट लाइम एंड मोर्टार में, जो कि आपको ऑलरेडी आ चुके होंगे क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये हम देख लेते हैं। हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो हम कौन कौन से कवर करा रहे हैं, किस किस एग्ज़ाम के लिए हमारे जो सब्जेक्ट हैं बेनिफिशियल होंगे। एसएससी जेईई के लिए, आईईएस के लिए, स्टेट एई और जेईई एग्ज़ाम्स हो गए, मेट्रो एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे, ये किसी भी टाइप के सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे बेनिफिशियल होंगे। और इसमें 3 फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं। चांदनी मैम हैं, विशाल, मैं हो गया और राहुल सर, तीनों बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स इन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं। इनका इंट्रो आप लोग देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार में कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स इन द मॉइस्चर कंटेंट। तो जो बल्किंग होती है सैंड में वो कितने मॉइस्चर कंटेंट पे सबसे ज़्यादा होती है, ये आप लोगों ने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा बल्किंग होगी वो आपकी होगी 5% पे। ठीक है, इसका एक ग्राफ होता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था, आप लोग को अगर सॉइल पढ़ा होगा तो शायद याद हो। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था कि 0% अगर हम इधर दिखाते हैं, आपके मॉइस्चर कंटेंट दिखाते हैं इधर, और इस वाई एक्सेस पे अगर हम देखते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी लिख देता हूँ मैं, तो जो इसका जो ग्राफ होता था कुछ इस तरीके से जाता था। ठीक है, तो जो परसेंटेज मैक्सिमम होती है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 5% हमारा मॉइस्चर होता है इस पॉइंट पे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। तो जो हाइड्रोलिसिटी होती है वो किस वजह से होती है। हाइड्रोलिसिटी होती क्या है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑफ बाइंडर की, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। और अगर हम इसमें क्ले की परसेंटेज बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम क्ले बढ़ाएंगे तो उसमें स्लेकिंग जो होगी, लाइन की स्लेकिंग जो होती है वो सप्रेस हो जाती है और हाइड्रोलिसिटी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। प्लास्टरिंग आप लोग जानते होंगे कि वॉल की प्लास्टरिंग आप लोगों ने देखी होगी, तो उसको और क्या कहते हैं। तो प्लास्टरिंग को और हम कहते हैं पारगेटिंग। जो बी पॉइंट है हमारा, इसका एक और नाम होता है पारगेटिंग। तो जो पारगेटिंग होती है इसे क्या कहते हैं हम, ये डेकोरेटिव या वाटर प्रूफिंग प्लास्टरिंग होती है जो कि वॉल्स पर लगाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक टाइप की वाटर प्रूफिंग प्लास्टरिंग हो जाएगी ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और पॉइंट्स क्या कहते हैं। प्री कास्टिंग क्या होती है। प्री कास्टिंग आप लोग जानते हैं, जैसे कोई बीम हमें अगर किसी पॉइंट पे कास्ट करनी है तो हमने अगर पहले ही उसको कास्ट करके उसके बाद वहां पे प्लेस कर देते हैं तो उसको प्री कास्टिंग कहते हैं। पोर्टिंग क्या होता है, पोर्टिंग एक मेथड होता है जिसमें हम इपॉक्सी को इंजेक्ट करते हैं किसी गैप में या क्रैक में रिपेयर करने के लिए किसी चीज को। पॉलिशिंग भी आप लोग जानते हैं, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी सरफेस को ग्राइंड करते हैं। कॉन्क्रीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लास्टरिंग द फर्स्ट कोट इज कॉल्ड एंड इट्स थिकनेस शुड बी। तो फर्स्ट कोट क्या कहलाता है और उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे कि जो प्लास्टरिंग होती है वो या तो हम सिंगल लेयर में कर लेते हैं या सेकेंड या 2 या 3 कोट्स में कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कोट होता है उसको हम कहते हैं, फर्स्ट कोट हमारा होता है उसको हम कह देते हैं अंडर कोट। इसकी जो थिकनेस होती है ये होती है 10 to 15 mm। सेकेंड कोट हमारा जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, फ्लोटिंग कोट।
फ्लोटिंग कोट हो जाता है, इसकी थिकनेस जो होती है 6 to 9 mm होती है। तो हमारा इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कोट को हम क्या कहेंगे, अंडर कोट, एंड 10 to 15 इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। विच ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग, मड प्लास्टरिंग रिक्वायर्स क्यूरिंग, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एक्चुअली में मड प्लास्टरिंग जो होती है उसको हम विदाउट क्यूरिंग करते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि मड प्लास्टरिंग जो होता है उसमें हमें क्यूरिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये आप लोगों ने थोड़ा विलेज में भी देखा होगा। तो एक मेथड होता है प्लास्टरिंग करने का, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम काऊ डंग ले लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं और कुछ मिट्टी ले लेते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं रेशियो में, और उसके बाद हम उसको ड्राई होने छोड़ देते हैं इन शेड्स में, यानी कि हम धूप में नहीं करेंगे, छांव में इसको ड्राई होना के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन द मेथड ऑफ वाइट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इट इज अज्यूम्ड दैट क्या अज्यूम किया जाता है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, वाइट्स इन कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड बाय द फाइन एग्रीगेट्स। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारा बेस्ट मेथड होता है उसमें क्या होगा, बड़े बड़े वाइट्स होंगे, इस तरीके से अगर बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे तो हम चाहेंगे कि इसके अंदर जो है यहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स फिल हो जाएं, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट्स में एग्रीगेट फिल हो जाए। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, वाइट्स इन कोर्स एग्रीगेट फिल्ड बाय फाइन एग्रीगेट। सेकंड क्या बोलता है, वाइट्स इन फाइन एग्रीगेट आर फिल्ड बाय सीमेंट पेस्ट। अब जो फाइन एग्रीगेट है उसके जो वाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीमेंट पेस्ट फिल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू टोटल वाइट्स इन कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% एक्स्ट्रा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसको याद कर लीजिए। ये जो है इसमें क्या होता है कि अगर हम फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, टोटल वाइट्स इन कोर्स एग्रीगेट, और उसके 10% हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जो ऐड करते हैं वो किस वजह से करते हैं क्योंकि एक वेजिंग एक्शन होता है, वेजिंग एक्शन क्रिएट करने, वेजिंग एक्शन एडिशनल कुछ चांसेस रहते हैं, तो उसको सरप्लस करने के लिए हम 10% एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। तो वाटर हाउस पैक क्या होता है ये देख लेते हैं हम। ये गलत लिखा हुआ है यार, ये वेयर हाउस होगा, WARE। तो वेयर हाउस पैक क्या होता है, अभी होता क्या है, जैसे कि हम अगर एक यहाँ पे एक मान लीजिए सीमेंट की एक बोरी रख ली, उसके बाद एक और बोरी रख ली, इसके बाद एक और बोरी रख ली, इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा जो सीमेंट के बैग्स रखते चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे लोअर वाली जो है लेयर्स, उनमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उसका कंपैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कंपैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें एक टेम्परेरी लंप क्रिएट हो जाते हैं। और जब लंप क्रिएट हो जाते हैं तो जब हम सीमेंट की बोरी उठाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइटनेस फील होती है। तो हम इस टाइप के कॉम्पैक्शन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम जो होता है नंबर ऑफ बैग्स जो हैं उनको लिमिट कर देते हैं कि नंबर ऑफ बैग्स जो हैं एक स्टैक में कितने रहेंगे, 10 मैक्सिमम, 10 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, जिससे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा और कॉम्पैक्शन की वजह से लंप क्रिएट नहीं होंगे। और इनकेस अगर लंप क्रिएट हो भी जाते हैं कॉम्पैक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से सीमेंट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको हम 2-3 बार रोल करेंगे सीमेंट की बोरी को और वो नॉर्मल ही रेडी टू यूज़ हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, प्रेशर कंपैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ लोअर लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है फेरो सीमेंट की नहीं है। फेरो सीमेंट होता क्या है पहले हम ये, तो फेरो सीमेंट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं। इसमें हम वायर मैश टाइप का यूज़ कर लेते हैं, या हम कुछ फाइबर यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसको हम रीइंफोर्स कर देते हैं। और जब हम रीइंफोर्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि वो इम्परवियस हो जाता है नेचर में, कैपेसिटी टू रेजिस्ट शॉक, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, इसलिए वो कैपेसिटी हो जाती है उसकी बढ़ जाती है शॉक को रेजिस्ट करने के लिए। फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो उसका रीइंफोर्समेंट के लिए हम जो फाइबर प्रोवाइड कर रहे हैं या वायर मैश हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने आप में कैपेबल होती है उसको विथहोल्ड करने के लिए।
उसके बाद बोल रहे हैं स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो। एक्चुअली में स्ट्रेंथ पर यूनिट मास जो होती है ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा पूछा है इसमें नॉट अ प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा हमारा डी, स्ट्रेंथ ये वाला इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट्स इमीडिएटली विद द वाटर एंड सेट अर्ली। ये आप लोग को बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है सबसे पहले रिएक्ट करता है और सेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू द सीमेंट इन कंक्रीट। सीमेंट का सबसे ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव क्या होगा, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव हमारा जो होता है एस्फाल्ट होता है। एस्फाल्ट लिखा हुआ है क्योंकि एस्फाल्ट जो होता है उसमें हाईली सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज होती हैं और ये लगभग सारी क्वालिटी जो है सीमेंट की रखता है और ये वाइडली यूज भी किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव टू सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। तो होता क्या है, यूनिफॉर्म प्लास्टरिंग के लिए हम कुछ बेंचमार्क टाइप यूज करते हैं, उसको हम बेंचमार्क नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो अगर हम बहुत कुछ हेक्सागोनल टाइप के या फिर रेक्टेंगुलर टाइप के कुछ मार्क होते हैं जो हम वॉल पे लगा देते हैं, उससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो थिकनेस है हमारी प्लास्टर की वो इवन आए। तो उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं बुल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन। कौन सा कैल्शियस मटेरियल यूज करते हैं जो कि सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है। सीमेंट रॉक ये भी यूज करते हैं, लाइमस्टोन ये भी यूज करते हैं, मरीन शेल्स ये भी यूज हो जाता है, क्योंकि सब में जो होता है क्ले मिलता है हमें और क्ले को हम कैल्शियस कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इन सभी का यूज हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये देखना है इसमें से। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S कॉज रैपिड हार्डनिंग। क्या ये बात ठीक है, C3S अगर ज्यादा होगा और लो परसेंटेज ऑफ C2S होगा तो क्या रैपिड हार्डनिंग होगी, बिल्कुल ठीक बात है। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू सीमेंट अटैक। हाँ ये भी ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम C3S बढ़ा देते हैं और C2S कम कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट वो कम हो जाता है सीमेंट का। थर्ड क्या बोल रहा है, लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S कंट्रीब्यूट टू स्लो हार्डनिंग। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया, लो परसेंटेज ऑफ C3S कर दिया है और हाई परसेंटेज ऑफ C2S कर दिया है। तो C2S जो होता है वो हमारा फाइनल स्टेजेस में सेट करता है, C3S कम हो जाएगा तो हमारा जल्दी सेट नहीं होगा तो स्लो हार्डनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर्ड इज। सी स्ट्रक्चर में हम जो सीमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये सूटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एब्रिविएटेड बाय C3A क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोज टू बी द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड इज वेल बर्न्ड सीमेंट। तो कौन सा होता है ये, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसी को हम बोलते हैं कि ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है और वेल बर्न्ड सीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ मोर्टार। मोर्टार के केस में कौन सा जो टर्म है वो इनकरेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है, सीमेंट लाइम मोर्टार्स आर हेल्पफुल इन ऑटोजेनसली हीलिंग द क्रैक्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो है हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स अबाउट ट्वाइस एज मच सीमेंट टू प्रोड्यूस मोर्टार ऑफ अ गिवन स्ट्रेंथ व्हेन फाइन सैंड इज यूज्ड एज इट डज विद कोर्स सैंड। ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका इफ प्रेजेंट कंसीडरेबली लोअर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एडवर्सली इफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लाइन माइका जो होती है कम परसेंटेज में भी होगी तो वो हार्मफुल हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर इज अ गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% ऑफ सीमेंट बाय हाइड्रेटेड लाइम। ये
ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये दैट शुड बी लेस देन 15%। अगर 15% है तो ही गेन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। अगर 15% से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो गेन हमारा नहीं होता है। तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बहुत ही कम होता है सल्फर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 से 2% हो जाता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूब वेल्स इज। डीप ट्यूब वेल्स की जो लाइनिंग होती है वो किससे करते हैं? वो हम करते हैं ऑयल वेल सीमेंट से। ऑयल वेल सीमेंट होता क्या है? ये जो होता है सीमेंटिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स होती है, जहाँ ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और ये जो होता है सीमेंट सूटेबल होता है अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये वाला सीमेंट हमारा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IS 10262/1982 विच शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड C। OPC जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है, इसमें सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये ग्रेड C के सीमेंट के लिए कौन सा होता है हमारा? 42.5 से 47.5। ये जो है कोड के अकॉर्डिंग ग्रेड C होता है। नेक्स्ट द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इन द पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट हम किस लिए करते थे? साउंडनेस के लिए। साउंडनेस मतलब एक्सपेंशन का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? एक्सपेंशन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोटार इज कॉल्ड। बाइंडिंग मटेरियल को आप लोग याद कर लीजिए, मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विच सीमेंट टू बी यूज्ड। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होगा वो हम यूज करेंगे। द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम इज। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैल्सिनेटेड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। तो जो कैल्सिनेटेड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिंकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार ओवर सीमेंट मोटार। कौन सी एडवांटेज नहीं होगा अगर हम कंपोजिट सीमेंट मोटार यूज करेंगे ओवर सीमेंट मोटार? तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि देखते हैं इसमें, पहले ऑप्शंस कुछ समझ लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं। जो लो गेज लाइम सीमेंट मोटार होता है या कंपोजिट मोटार होता है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि हायर वाटर रिटेंशन होगा, इसका वाटर को अच्छा रेजिस्ट कर पाता है, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, और ड्राइंग श्रिंकेज कम हो जाता है। ये इतनी जल्दी श्रिंकेज नहीं होती है। तो हाई ड्राइंग श्रिंकेज ये हमारा गलत हो गया। लो ड्राइंग श्रिंकेज ये ठीक है। वाटर रिटेंशन अच्छा है, ये भी ठीक है। हाई वर्केबिलिटी मिलती है इसमें, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, नॉट एडवांटेज। ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ आर। तो जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Which of the following is not a grade of cement according to the classification of ordinary Portland cement? तो जो है 19 आपने पढ़ा होगा, 33, 43, 53 ग्रेड पढ़ा होगा, 63 ग्रेड नहीं पढ़ा होगा। तो ये हमारा एक ग्रेड ऑफ सीमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? मैच द apparatus for conduct of test in list 1 with property of cement in list 2। जैसा आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, विकेट सेपरेटर्स हम किसके लिए यूज करते थे? विकेट सेपरेटर्स हम सेटिंग टाइम के लिए यूज करते थे। ली चैटलियर apparatus जो होता था ये हमारा साउंडनेस के लिए यूज होता था। ब्रिकेट्स टेस्ट जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज होता था। ये सब आपको डिटेल में हम बता चुके हैं। ये परमेबिलिटी टेस्ट से हम फाइननेस चेक करते थे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए, हमारा इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। तो अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कंक्रीट। और कंक्रीट को क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे साथ ही साथ। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज। जो एडमिक्सचर हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, इनिशियल सेट को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करने के लिए, तो जो हम यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करेंगे तो उससे इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। वो होता कम क्यों है? क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो हमारा
एसिलरेटर का काम करता है और रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और इससे सेटिंग टाइम जो होता है हमारा कम हो जाता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हम बात कर लेते हैं अगर एड मिक्सचर के। तो एक तो हो गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2 Na2 SO4 NaOH, ये सब जो है एग्जाम्पल होते हैं इसके। ये हम जनरली यूज कहाँ करते हैं, ये हम यूज करते हैं जनरली कोल्ड वेदर कंडीशंस में। क्योंकि कोल्ड वेदर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, तो उसको हम बढ़ा देते हैं एडमिक्सचर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इट्स। तो वर्केबिलिटी जो होती है, वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे मैं आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उस पर डिपेंड करती है वर्केबिलिटी, बट जो मेजर पार्ट जो होता है इसमें रोल प्ले करता है वो वाटर सीमेंट रेशियो होता है। क्योंकि अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ा देते हैं, यानी कि वाटर इनडायरेक्टली हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट ज्यादा अवेलेबल हो जाता है उसमें और वर्केबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, बट वो भी एक लिमिट में ही बढ़ाना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो एक रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर क्या होते हैं, रिटार्डर वो होते हैं जो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन, फर्स्ट वीक में ही अचीव हो जाती है। जो 28 डेज में हम अचीव करते हैं, 7 दिन में इसका 2/3 हम 7 दिन में ही अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, M20 ग्रेड कंक्रीट इंप्लाइज दैट स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डे ऑफ क्यूरिंग शेल बी। कितना होना चाहिए, 20 MPa, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हम MPa भी कहते हैं, मेगा पास्कल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट, आप सभी जानते हैं 28 डे स्ट्रेंथ को ही हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है। सेग्रेशन ऑफ एग्रीगेट नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नहीं, उससे डेंसिटी हम बढ़ाते हैं। एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड वॉइड रेशियो, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 1978। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो M15 होती है वो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं एज पर 1978। अगर हम IS कोड 2000 की बात करते हैं तो उसके लिए क्या है, M20। ये आप लोग याद रखिएगा, 1978 के हिसाब से मिनिमम स्ट्रेंथ हमारी M15 थी और IS 456 2000 के हिसाब से M20 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट क्या करता है, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक बात है। स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इससे ही रिड्यूस होती जाएगी, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ गलत हो जाएगा, डज नॉट चेंज स्ट्रेंथ ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। एक बार कह रहा है कि फॉर अ गिवन सीमेंट फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, अगर एक डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है गिवन है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उससे परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये कैसे बोल रहे हैं, परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी ये देख लेते हैं। अगर पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके बाद जब वो ड्राई होगी कंक्रीट, तो जब पानी वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या एक वॉइड क्रिएट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये इस तरीके से अगर हम पार्टिकल्स मान लेते हैं, एग्रीगेट्स मान लेते हैं, और इनके जो ये पोर्स होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा। अगर हम इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो वाटर जब इवेपोरेट होगा, जब वाटर इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उससे परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। The value of VB test
वीबी टाइम फॉर लो वर्केबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड एज। एक टेबल बना देता हूँ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीमली ड्राई, अगर वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली ड्राई के लिए हम देखेंगे तो वीबी टाइम जो होगा वो हमारा हो जाता है 32 to 18 सेकेंड्स। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा वेरी स्टिफ। वेरी स्टिफ के लिए अगर हम देखते हैं तो 10 to 18 सेकेंड्स हो जाएगा। फिर स्टिफ आता है, स्टिफ के लिए कितना है, स्टिफ के लिए है 10 to 5 सेकेंड। फिर आता है स्टिफ प्लास्टिक, ये आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे, तभी आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 5 to 3 सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे, खुद याद होने लगेंगी चीज़ें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। प्लास्टिक, थोड़ा हाई प्लास्टिक की बात करते हैं तो इसके लिए जो वीबी टाइम होगा 3 to 0 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्लोइंग अगर बात करते हैं, फ्लोइंग हो रहा है अगर, तो उसके लिए वीबी टाइम बिल्कुल ही निल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेज। अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम कांस्टेंट रख रहे हैं और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज कर रहे हैं, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का मतलब क्या समझेंगे हम, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट। इसको अगर हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब एग्रीगेट को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर एग्रीगेट को हम कम करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एग्रीगेट को अगर हम कम करेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि अगर एग्रीगेट कम हो रहा है यानी कि पेस्ट अवेलेबल है सीमेंट का वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और जब सीमेंट पेस्ट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं, आप लोग समझ लीजिए कि वाटर सीमेंट का तो आप लोग को पता था कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है यानी कि वाटर इंक्रीज हो रहा है, वाटर इंक्रीज हो रहा है तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती थी क्योंकि सीमेंट पेस्ट हमारा बढ़ जाता था। सेकंड क्या बोल रहे हैं, सीमेंट पेस्ट में सीमेंट तो कांस्टेंट रहेगा बट लिक्विड जो वाटर है वो बढ़ जा रहा है। सेकंड हमारा अगर एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो की बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। फिर एग्रीगेट साइज की बात करते हैं, एग्रीगेट साइज अगर जो है, अगर ज़्यादा बड़े एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया उनका कम होगा। उतने ही पर्टिकुलर अगर हम वेट की बात करते हैं और वही अगर हम इनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे तो क्या होगा, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इनके लिए जो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो हाई होगी और इसके लिए जो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो लो होगी। तो यानी कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट कम है तो वर्केबिलिटी हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, वर्केबिलिटी इधर हाई हो जाएगी और यहाँ पे लो वर्केबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर सरफेस एरिया कम है तो सीमेंट पेस्ट कम रिक्वायर्ड होगा और सीमेंट पेस्ट अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो वर्केबिलिटी हमें ज़्यादा मिल जाएगी। सेम यहाँ पे अगर सीमेंट हमने पेस्ट सेम यूज़ कर रखा है और यहाँ पे अगर छोटे एग्रीगेट यूज़ कर रखे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर शेप ऑफ एग्रीगेट, अगर एंगुलर और फ्लेकी एग्रीगेट्स हैं तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एंगुलर और फ्लेकी किस तरीके, फ्लेक कुछ इस तरीके से होगा, अगर एग्रीगेट के इस तरीके का अगर होगा तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इनकी थिकनेस भी बहुत कम होगी। तो ये जो होगा इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। वही अगर राउंडेड शेप होगा तो उसका वेट तो उतने में ज़्यादा हो जाएगा पर्टिकुलर एक एग्रीगेट का, बट उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो सिंपली इसमें राउंडेड के केस में वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। सरफेस टेक्सचर की बात कर लेते हैं, अगर स्मूथ सरफेस है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर रफ है तो वर्केबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है, मतलब कि अगर 10 हम बात करते हैं 20 mm का एग्रीगेट है, फिर 15 का है, इस तरीके से अगर वेल ग्रेडेड है तो उसमें क्या होगा, वाइड्स में फिल होते चले जाएंगे एग्रीगेट। अगर एक बड़ा एग्रीगेट है, फिर ये है, उसमें छोटे एग्रीगेट अगर फिल हो रहे हैं और उनके भी वाइड्स में और छोटे एग्रीगेट फिल हो रहे हैं तो ये वेल ग्रेडेड कहलाएगा। वेल ग्रेडेड में क्या होगा, जहाँ पे सीमेंट पेस्ट होता वहाँ पे अब क्या है, एग्रीगेट है, तो एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट हमें मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर सीमेंट पेस्ट मिल गया तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं।
एडमिक्सचर डालने पे क्या होगा, प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस वर्केबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन कॉन्क्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, कैल्शियम सल्फेट क्या काम करता है, एक रिटार्डर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, क्वेश्चन अभी कवर कर चुके हैं, डेंसिटी में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज, पहले डिस्कस कर चुके हैं। M20 ग्रेड के लिए 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन फर्स्ट वीक, 2/3 ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ जो है अचीव हो जाती है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कितनी हो जाएगी, 200 किलोग्राम पर सेंटी स्क्वायर, या MPa भी कह देंगे इसको अगर हम 20 MPa कह देंगे। नेक्स्ट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट इन द मिक्स, ज़्यादा वाटर होगा तो श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगी। प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं, अगर सीमेंट कंक्रीट ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा अगर हम एक साइज लेते हैं और वही अगर हम बहुत बड़ा साइज का क्यूब ले लेते हैं तो बड़े क्यूब में श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगी, इसमें श्रिंकेज कम होगी। इसके बाद है इंक्रीज विद एज इन कंक्रीट, जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, उसका ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, और जब ड्राई होता चला जाएगा तो वो श्रिंक होता चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी श्रिंकेज बढ़ जाएगी। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IS कोड हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स व्हिच कॉजेस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ स्मूथ फिनिश इज नोन टू पॉजेस। अगर हम बात करते हैं कंक्रीट मिक्स व्हिच कॉजेस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ स्मूथ फिनिश, अगर स्मूथ फिनिश में हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से, तो वो किस वजह से होगी, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हम उसको हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस होता क्या है, हार्डनेस की वजह से कंक्रीट में क्या होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है स्मूथ सरफेस फिनिश मिलना हमें, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी तो उस कंक्रीट को हम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर सेड टू बी, अगर 6.5 सेंटीमीटर उसका स्लम्प है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। कैसे बोलते हैं, एक टेबल बना दे रहा हूँ, उससे आपको याद कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं स्लम्प, एक साइड लिख लेते हैं और एक साइड हम लिख लेते हैं कंसिस्टेंसी, इससे आपको याद रहेगा। स्लम्प अगर हम बात करते हैं 0 है तो हम बोलेंगे उसको मॉइस्ट अर्थ, दूसरा है 0 to 25 है अगर, तो उसको हम बोलेंगे वेरी ड्राई। उसके बाद अगर हम देखते हैं 25 to 50 स्लम्प मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे ड्राई। ये लोग अगर आप लोग शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे तो बेटर रहेगा, आप लोग के लिए हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। जो आपको आता है वो तो हमेशा ही आता रहेगा, लेकिन जो चीज़ें आपको, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये भूल जाऊंगा, तो उसके लिए शॉर्ट नोट बनाते रहिए, वो कंसेप्ट को याद करते रहिए। अगर वही 100 to 175 अगर हम देखते हैं स्लम्प है तो उसको हम बोल देते हैं सेमी फ्लूइड। ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट में लिख लीजिए। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, आप सभी जानते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर जो होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज कम्पेयर टू एग्रीगेट्स क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम प्रॉपर मिक्स नहीं डिजाइन किया हुआ है तो उसकी वजह से वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है सीमेंट के साथ, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। तो क्या होता है, अगर कोर्स एग्रीगेट जो निकल आता है, फाइन एग्रीगेट नहीं निकलता है, कोर्स एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो औरों की कंपैरेटिवली थोड़ी सी अलग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर प्रॉपर मिक्स नहीं है तो उसमें से जो कोर्स एग्रीगेट है वो निकल के बाहर गिरने लगते हैं, ठीक है, तो उसका सेपरेशन हो जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेग्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन? बल्किंग ऑफ सैंड, इस पे भी डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20। M20 के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? 1, 1.5, 3। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग याद कर लीजिए 1, 1.5, 3 कौन सा होता है? M20। 1, 2, 4 क्या बोल देते हैं? M15। उसके बाद 1, 1, 2 जो होता है इसको हम बोल देते हैं M25। ये कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट सेग्रेगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉर प्लेसिंग कंक्रीट। IS कोड 456/2000 में दिया हुआ है 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड। तो स्लम्प किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी फिर से याद कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज अनसूटेबल फॉर कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज अगर ये प्लास्टिक है तो वो क्या होगा? अनसूटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वाइब्रेटर चलाएंगे तो उससे सेग्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अभी हम यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अभी थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा था, इस वजह से कुछ डिले हो गया 1-2 दिन का। अभी मैं फर्स्ट 1 वीक के लिए थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद मैं बहुत ही तेज़ी से आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊँगा। आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। कोशिश यही करूँगा कि डेली एक वीडियो डाल सकूँ और उसमें मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकूँ। बस आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जिनको भी ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए। हम इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं ले रहे हैं आपको। और बहुत सारे चैनल्स होंगे आप आजकल देख भी रहे होंगे जो 70 डे कोर्स, 65 डे कोर्स, 60 डे कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज निकाल रहे हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फीस भी ले रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको वो चीज़ फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सेम क्वालिटी कंटेंट, तो आपको उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ से पढ़ते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।